नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सहबाहुलीकरण। या विषम बाहुलीकरण। तो देखो, सहबाहुलीकरण क्या होता है? जब दो या दो से अधिक भिन्न एकलक इकाइयाँ आपस में मिलकर बहुलक का निर्माण करती हैं तो उसे सहबाहुलीकरण कहते हैं, और उस पूरी प्रक्रिया को, पूरी प्रोसेस को सहबाहुलीकरण कहते हैं। जैसे Na प्लस Nb इक्वल टू, देखो ध्यान देना, यहाँ N A इकाइयों की संख्या है, B जो N लग रहा है ये B एकलक इकाइयों की संख्या को बता रहा है। इस प्रकार से ये आपस में बहुलीकरण यानी सहबाहुलीकरण होगा, और AB पॉलीमराइजेशन यानी सहबाहुलीकरण के फलस्वरूप AB इकाइयों का निर्माण होता है। या इन इकाइयों को हम जैसे आगे भी बढ़ा सकते हैं। कैसे? जैसे A B इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये होता है सहबाहुलीकरण। अब हम देखते हैं कि ये जो सहबाहुलीकरण होता है, जैसे नायलॉन 6,6 जिसमें एडीपी का अम्ल और हेक्सामेथिल डाईएमीन, जिसके फलस्वरूप सहबाहुलीकरण के फलस्वरूप संघनन या सहबाहुलक का निर्माण होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट हम, ये बहुलक निम्न प्रकार के होते हैं। कौन से सहबाहुलीकरण कौन कौन से प्रकार के होते हैं? ये बहुलक निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा क्रम रहित बहुलक। क्रम रहित बहुलक, क्रम रहित नाम से प्रतीत हो रहा है कि इस प्रकार की जो एकल इकाइयां आपस में सहबाहुलीकरण के फलस्वरूप जब जुड़ती हैं तो इनके अंतर्गत कोई क्रम नहीं पाया जाता है इकाइयों में। कैसे? जैसे एग्जांपल है A इस प्रकार से ये एकल इकाइयां क्या होंगी, चलती रहेंगी। तो देखो कोई इनमें कोई क्रम नहीं है। AB फिर A फिर B यानी क्रम रहित, यानी इस प्रकार के बहुलक में यानी इकाइयों में किसी प्रकार का कोई क्रम नहीं पाया जाता है। सेकंड है हमारा एकांतरित बहुलक। एकांतरित बहुलक यानी इस प्रकार की एकल इकाइयां जब आपस में सहबाहुलीकरण के फलस्वरूप जुड़ती हैं तो इन इकाइयों के मध्य क्रम पाया जाता है। किस प्रकार से? जैसे A फिर हम देखते हैं B प्रकार की एकलक इकाइयां जुड़ रही हैं, फिर A फिर B इस प्रकार से इनकी इकाइयों के मध्य यानी क्रम पाया जाता है। तो देखो A फिर B फिर वापस A फिर B तो इन्हें क्या कहते हैं? एकांतरित बहुलक। थर्ड है हमारा खंड सहबाहुलक। थर्ड है खंड सहबाहुलक यानी इस प्रकार की एकल इकाइयां जब आपस में जुड़ती हैं तो पहले खंडों का निर्माण करती हैं। किस प्रकार से? जैसे पहले एकलक इकाइयां A प्रकार की जुड़ेंगी, तो पहला जैसे ये खंड हो गया। दूसरा खंड हम देखते हैं तो B और B, एक खंड ये हो गया। तीसरा हम वापस इसी में देखते हैं तो A यानी इस प्रकार की एकल इकाइयां जब आपस में जुड़ती हैं सहबाहुलीकरण के फलस्वरूप इनमें खंडों का निर्माण होता है। तो देखो पहले A फिर B फिर वापस A फिर आगे B यानी खंडों का निर्माण करती है। थर्ड है हमारा कलम सहबाहुलक। फोर्थ कलम सहबाहुलक। कलम ग्राफ्टिंग किस प्रकार से? जिस प्रकार से ये वैसे ही है जैसे पेड़ होता है, तना, और उस तने से अनेक ब्रांच यानी शाखाएं निकली हुई होती हैं। कैसे? देखो जैसे A पहले A प्रकार की एकल इकाइयां क्या होती रहेंगी, जुड़कर क्या बनाएंगी, जिस प्रकार से एक शाखा निकल रही है यानी एक ब्रांच यानी स्टेम तना है, उसी प्रकार से अब कहीं से भी इसमें यानी जैसे ब्रांच निकलती है, शाखा निकलती है पेड़ के, तो जैसे अब B प्रकार की B
और इसी प्रकार से वापस जैसे आप ले सकते हो यहाँ से बी बी बी, तो ये कौन सी हो गई, कलम सह बहुलक। तो इस प्रकार से सह बहुलीकरण 4 प्रकार से निकल के आया, क्रम रहित बहुलक, एकांतरित बहुलक, खंड सह बहुलक और कलम सह बहुलक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि उपयोग, यानी सह बहुलीकरण का उपयोग यानी कहाँ आते हैं ये। तो देखो इनका जो उपयोग होता है, इनके जो सरल बहुलीकरण के फलस्वरूप बहुलकों के इनके भौतिक गुण जैसे गलनांक, कवथनांक, तन्यता, लचीलापन आदि में परिवर्तित करके इनको व्यावसायिक रूप से या व्यावसायिक रूप में उपयोग में लेते हैं। तो ये इसका हो गया उपयोग। अब नेक्स्ट चलते हैं बहुलक का आणविक भार या द्रव्यमान। बहुलक का आणविक द्रव्यमान, नेक्स्ट टॉपिक है बहुलक का आणविक द्रव्यमान। बहुलक का आणविक द्रव्यमान। तो बहुलक का आणविक द्रव्यमान 2 प्रकार से ज्ञात करते हैं। फर्स्ट प्रकार का है संख्या औसत अणुभार। फर्स्ट है संख्या औसत अणुभार और सेकंड है भार औसत अणुभार। तो 2 प्रकार से बहुलक का आणविक द्रव्यमान हम ज्ञात करते हैं। फर्स्ट है संख्या औसत अणुभार, जिसे कहते हैं नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। सेकंड है भार औसत अणुभार, जिसे वेट एवरेज मॉलिक्यूलर कहते हैं। सर्वप्रथम हम संख्या औसत अणुभार के द्वारा बहुलक का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम तो देखो संख्या औसत अणुभार के अनुसार हम ज्ञात करते हैं, इसको हम m बार n के द्वारा भी दर्शाते हैं। m बार n के द्वारा भी इसको दर्शाते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, किसी भी बहुलक यानी जो एकल इकाइयां होते हैं, एकल इकाइयां आपस में जब जुड़ते हैं, जुड़ने के फलस्वरूप बहुलक का निर्माण करते हैं। तो बहुलक के फलस्वरूप नमूने का कुल जो द्रव्यमान होता है, कुल जो अणुभार होता है में उपस्थित जो प्रत्येक अणु होते हैं, प्रत्येक अणु की संख्या का क्या कर देते हैं, इसमें भाग दे देते हैं। तो किस प्रकार से देते हैं, यानी संख्या औसत अणुभार किस प्रकार से ज्ञात कर लेते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए एक छोटा सा हमारे पास में फॉर्मूला है m बार n। m बार n यानी संख्या औसत अणुभार ज्ञात करने के लिए बहुलक के नमूने का कुल भार, बहुलक के नमूने का कुल भार बटे यानी अपॉन बहुलक के नमूने, यानी टोटल हमारे पास में जो एकल इकाइयों के फलस्वरूप बहुलक का निर्माण हुआ है, उस बहुलक के नमूने का कुल भार अपॉन उनकी संख्याओं का, कौन सी संख्याओं का, बहुलक की कुल इकाई या बहुलक अणुओं की कुल संख्या का। तो बहुलक अणु की संख्या, बहुलक अणु की संख्या। तो इसके द्वारा हम क्या ज्ञात कर लेंगे, संख्या औसत अणुभार। तो छोटा सा फॉर्मूला है m बार यानी संख्या औसत अणुभार बराबर क्या हो गया, बहुलक के नमूने का कुल भार अपॉन बहुलक अणु की संख्या। अब हम देखते हैं कि नमूने का भार किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो नमूने का भार ज्ञात करने के लिए जो अणु की संख्या होती है, उस अणु की संख्या को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, अणुभार से। तो नमूने का कुल भार किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो नमूने का कुल भार बराबर, यानी अणुभार को किससे मल्टीप्लाई कर दें, उन अणु की संख्या से, यानी अणु की संख्या को अणुभार से। तो अणु की संख्या, अणु की संख्या को हम किससे दर्शा रहे हैं, स्मॉल n से, इनटू अणुभार, अणुभार को हम स्मॉल m से दर्शा रहे हैं। तो यदि अणुओं की संख्या को अणुभार से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नमूने का कुल भार हमारे को क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। जैसे किस प्रकार से, माना, जैसे माना n1 अणु का द्रव्यमान
n अणु का द्रव्यमान कितना है m1। तो नमूने का भार क्या निकल के आ जाएगा, तो भार बराबर n1 इंटू m1। इसी प्रकार से n2 अणु का निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका, n2 अणु का द्रव्यमान क्या निकल के आ जाएगा, m2 है निकल के। तो निकल के आया हमारे पास भार बराबर क्या हो गया, n2 m2। इसी प्रकार से n3 अणु का देख लो, तो n3 अणु का द्रव्यमान क्या हो जा रहा है, m3। तो भार क्या निकल के आया, भार बराबर क्या निकल के जाएगा, n3 m3। इस प्रकार से कंटिन्यू हम चल रहे हैं। तो इस प्रकार से जैसे ni अणु का द्रव्यमान क्या है, mi। i यहां पर किसको बता रहा है, i यहां पर ये इनकी इंटरवल यानी संख्याओं को बता रहा है, 1 2 3 4 5 6 कितनी भी जो संख्या ले रहे हैं। तो क्या निकल के जाएगा हमारे पास, भार बराबर ni इंटू mi। इस प्रकार से n1 अणु का, n2 अणु का, n3 अणु का, इसी प्रकार से n4 ले लो, n5 ले लो, n6 ले लो, अणु का हम द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। तो कुल टोटल यानी अणु की संख्या किस प्रकार से ज्ञात है, संख्या औसत अणु भार ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, m बार n बराबर, देखो नमूने का जो भार ले रहे हैं क्या क्या निकल के आया, जैसे n1 अणु का क्या निकल के आया, हर बार भार यानी वेट n1 m1 प्लस जोड़ देते टोटल n2 m2 प्लस n3 m3। इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे इनको, या ni mi डॉट डॉट लगा दो, अपॉन इनकी कुल जो संख्या है, कितनी संख्या ले रहा है, यानी n1 अणु की संख्या, यानी n1 है, n2 है, n3 है, n4 है, n5 जैसे कितनी भी ले सकते हैं हम। तो क्या जाएगा, अणु की संख्या को n1 प्लस n2 प्लस n3 या n4 तक ले सकते हो, क्या हो जाएगा ni। या इसको हम क्या क्या कर सकते हैं, m बार n बराबर समीशन ni mi अपॉन समीशन क्या बता रहा है इसके, यानी जोड़ टोटल को पूरा, यानी कि जो जोड़ है टोटल है ni। ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया है, जिसके द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं, संख्या औसत अणु भार ज्ञात करते हैं। तो बहुत ही इजी आसान सा है संख्या औसत अणु भार ज्ञात करने के लिए। इसके ऊपर कई बार छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल मैं दे रहा हूं आपको कि छोटा सा न्यूमेरिकल किस प्रकार से बनता है। जैसे बहुलक के एक नमूने में, बहुलक के एक नमूने में n1, अब n1 हम ले लेते हैं जैसे 10 अणु का द्रव्यमान, नमूने में 10 अणु का द्रव्यमान, 10 अणु का द्रव्यमान माना, जैसे m1 ले रहे हैं तो इनका 10 अणु का द्रव्यमान जैसे 100 मान लिया, 100 है। इसी प्रकार 20 अणु का द्रव्यमान कितनी है, 200। 30 अणु का द्रव्यमान 300 है। तो संख्या औसत अणुभार ज्ञात कीजिए, संख्या औसत अणुभार ज्ञात कीजिए, संख्या औसत अणुभार ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा है न्यूमेरिकल। तो देखो संख्या औसत अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला हमने निकाला था, जनरेट किया था, फॉर्मूले के फलस्वरूप इनको हम क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो m बार n बराबर, देखो क्या आ रहा है, 10 अणु का द्रव्यमान कितना है, 100, तो 10 इंटू 100 यानी 10 इंटू 100 प्लस 20 इंटू कितना है, 20 अणु का 200 है, 200 प्लस 30 अणु का है कितना है, 300
अपोन अणुओं की संख्या कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, 20 दे रखी है और 30। ये रही 10 अणुओं की संख्या यानी 20 और 30, तो 10 प्लस 20 प्लस 30। ये कैलकुलेशन अब छोटी सी, इस कैलकुलेशन को आप आराम से कर सकते हो। तो ये कैलकुलेशन आप करोगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे कितना आंसर आए। क्या करोगे, इसे मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करके और इनको जोड़ देना है। जोड़ कर क्या कर देना आपको, 60 जो कि 30 यानी 30 ये है, 20 ये है, 10 यानी 60 का क्या कर देंगे, भाग देंगे। भाग देंगे तो हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगा, m बार n, यानी संख्या औसत अणुभार ज्ञात हो जाएगा। तो ये आप ज्ञात करोगे और मुझे बताओगे कि कितना आंसर इसका आ रहा है। तो ये तो था संख्या औसत अणुभार के द्वारा ज्ञात करना। अब संख्या औसत अणुभार की अन्य विधियां भी हैं, जैसे प्रासरण दाब अथवा अणुसंख्यक गुणधर्म, यानी प्रासरण दाब है, अणुसंख्यक गुणधर्म है, के द्वारा भी हम संख्या औसत अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। अब सेकंड है हमारा, यानी संख्या औसत अणुभार के बाद हमारा आ रहा है भार औसत अणुभार। भार औसत अणुभार, सेकंड भार औसत अणुभार, इसको m बार w से दर्शाते हैं। m बार w से दर्शाती है, यानी वेट एवरेज मॉलिक्यूलर। तो देखो वेट एवरेज मॉलिक्यूलर यानी भार औसत अणुभार किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, संख्या औसत अणुभार ज्ञात किया। संख्या औसत अणुभार के अनुसार हमने नमूने का भार ज्ञात किया। उससे जो नमूने का जो भार निकल के आया, उस नमूने के भार को अणुभार से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और फिर क्या कर देते हैं, जो नमूने का जो भार आ रहा है यानी कुल बहुलक की जो संख्या आ रही है उसका क्या कर देते हैं, उसमें भाग दे देते हैं। तो हमारे को क्या प्राप्त हो जाता है, भार औसत अणुभार। तो भार औसत अणुभार ज्ञात करने के लिए हमारा आसान सा काम हो गया। पहले हमने संख्या औसत अणुभार ज्ञात किया और संख्या औसत अणुभार के द्वारा हम ज्ञात करने के बाद में भार औसत अणुभार क्या हो जाता है, हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या किया कि इसके लिए किसी भी जो बहुलक होता है, बहुलक के नमूने के भार को अणुभार से गुणा करके और उसी के सभी गुणांक होते हैं, सभी गुणांकों को जोड़कर बहुलक के भार का क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, जिससे हमारे को क्या प्राप्त हो जाता है, भार औसत अणुभार प्राप्त हो जाता है। देखो इसको कैसे ज्ञात करते हैं, इसको ज्ञात करते जैसे माना N1 अणु की संख्या, जैसे भार के अनुसार निकाला था हमने, क्या निकल के आया था, m1। अब इसके अनुसार हम हल करते हैं तो भार का टोटल कितना निकल के आया था हमारे पास, जैसे n1 और m1, और हम क्या कर देते हैं उसके अणुभार से या अणुभार का जो द्रव्यमान होता है उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अणुभार हमने क्या ले लिया, m1 ले लिया उसके अणुभार से, तो क्या निकल के आया, वही भार हमारे पास में n1 m1 स्क्वायर। ये तो आ गया n1 अणु का द्रव्यमान या n अणु की संख्या का द्रव्यमान, संख्या का द्रव्यमान। इसी प्रकार से n2 अणु की संख्या का द्रव्यमान निकाला था अभी हमने, द्रव्यमान क्या निकाला था हमने, जैसे m2 ले रहे, जैसे सॉरी n2 को n1 का निकाल दिया, n2 का निकाल लो, क्या निकल के आया था हमारे पास में, भार n2 m2 और उसके अणुभार से मल्टीप्लाई कर दो तो अणुभार ले लो m2, तो भार क्या निकल के आ गया, n2 m2 स्क्वायर। इसी प्रकार से n3 का ले लेते हैं, तो n3 अणु की संख्या का द्रव्यमान, संख्या का द्रव्यमान n3 का क्या हो जाएगा, m3, और भार ज्ञात करने के लिए क्या कर लेते हैं, अणुभार से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, n3 m3 स्क्वायर। तो इसी प्रकार से n4 का, n5 का, n6 का, तो हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, n अणु की संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 चल रही है, तो यहाँ हमने क्या ले लिया, i यानी इसका इंटरवल। तो ni अणु का द्रव्यमान, ni अणु का द्रव्यमान क्या हो रहा है हमारे पास में, mi, तो भार क्या निकल के आ जाएगा इसका, ni mi, और उसका जो अणुभार ले रहे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, mi अणुभार से। तो भार निकल के आया हमारे पास में ni mi स्क्वायर।
तो देखो N1 अणु का तो क्या निकल के आया था, N1 M1 स्क्वायर, N2 अणु का क्या निकल के आया भाग N2 M2 स्क्वायर, N3 अणु का क्या निकल के आया N3 M3 स्क्वायर, इसी प्रकार से Ni अणु का क्या निकल के आया Ni Mi स्क्वायर। अब कुल संख्या यानी भार औसत अनुभार ज्ञात करने के लिए किस प्रकार से करते हैं, M बार W बराबर यानी भार औसत अनुभार। तो इनके जो नमूने की जो मात्रा है, जो द्रव्यमान है, इनकी संख्याओं को क्या कर देते हैं, इनको क्या करते हैं, टोटल द्रव्यमान को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखो N1 का तो निकल के आया था ये रहा, तो N1 M1 स्क्वायर प्लस N2 का क्या था N2 M2 स्क्वायर प्लस N3 का क्या था N3 M3 स्क्वायर। इसी प्रकार से जैसे Ni का ले लेते हैं तो Ni का क्या जाएगा अनुसंख्या का, तो Ni Mi स्क्वायर अपोन इनके नमूने के कुल संख्याओं यानी टोटल बहुलक क्या है N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3। इसी प्रकार से N4 का ले लेंगे तो क्या जाएगा Ni Mi, या इसको किस प्रकार से टोटल योग के अनुसार भी लिख सकते हैं, कैसे, समीशन Ni Mi स्क्वायर अपॉन समीशन Ni Mi। ये फॉर्मूला हमारे को किस काम में आएगा, भार औसत अनुभार ज्ञात करने के काम में आता है। तो इस प्रकार से बहुला का जो आणविक द्रव्यमान है, संख्या औसत अनुभार और भार औसत अनुभार के द्वारा क्या करते हैं, हम ज्ञात करते हैं। और इस प्रकार से दोनों का हम क्या कर लेते हैं, जो आणविक जो द्रव्यमान इनका औसत जो भार आता है ये ज्ञात कर लेते हैं। अब इसको भी जो भार औसत अनुभार है इसके भी ज्ञात करने की कुछ विधियां हैं। इसको जैसे प्रकाश प्रकीर्णन, अवसादन, द्रुत अपकेंद्रण, अवसादन, प्रकाश प्रकीर्णन के द्वारा भी हम भार औसत अनुभार ज्ञात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बहुपरिक्षेपण। नेक्स्ट टॉपिक है बहुपरिक्षेपण। बहुपरिक्षेपण या घातांक या सूचकांक या पोलर डिस्पर्सिटी देखो बहुपरिक्षेपण या घातांक या जो सूचकांक है या पोली डिस्पर्सिटी है, इसको किस प्रकार से, जैसे हमने भार औसत अनुभार निकाला और संख्या औसत अनुभार दोनों हमने ज्ञात किया, तो इसकी परिभाषा आसान सी है। जब भार औसत अनुभार और संख्या औसत अनुभार उनके अनुपात को ही क्या कहते हैं, बहुपरिक्षेपण या घातांक या सूचकांक या PDI पोलर डिस्पर्सिटी इंडेक्स कहते हैं, PDI कहते हैं। यानी भार औसत अनुभार व संख्या औसत अनुभार के अनुपात को ही PDI कहते हैं। तो सूत्र हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, PDI बराबर क्या बन जाएगा, भार औसत अनुभार। भार औसत अनुभार को किसके द्वारा दर्शा रहे थे, M बार W अपॉन संख्या औसत अनुभार को किससे दर्शा रहे थे, M बार N के अनुपात को क्या कहते हैं, PDI। ये क्वेश्चन बोर्ड में एक बार पूछा हुआ है, PDI क्या होता है, किसे कहते हैं, ये बात पूछा हुआ है। अब देखो जो प्राकृतिक बहुलक होते हैं जैसे प्रोटीन के लिए PDI का मान 1 होता है, यानी प्राकृतिक बहुलक है कौन, प्रोटीन के लिए PDI का मान कितना होता है, 1 होता है। इसीलिए इसे एकल परिक्षेपी भी कहते हैं, एकल परिक्षेपी भी कहते हैं किसको, प्रोटीन को। क्यों, क्योंकि ये प्राकृतिक बहुलक है। और हम कह सकते हैं इसके जो M बार W बराबर कितना होता है, M बार N, यानी भार औसत अनुभार व संख्या औसत अनुभार का मान कितना होता है, बराबर होता है। दूसरा हम देखते हैं जो संश्लेषित बहुलक होते हैं इनके लिए जो PDI, ये तो था प्राकृतिक बहुलक के लिए,
प्राकृतिक बहुलक के लिए। अब दूसरा हम देख रहे हैं जैसे संश्लेषित बहुलक के लिए। संश्लेषित बहुलक के लिए, तो संश्लेषित बहुलक के लिए जो पीडीआई का जो मान होता है, यानी घातांक या बहुप्रक्षेपणी या सूचकांक या पीडीआई का जो मान होता है वो होता है 1 से अधिक। कितना होता है पीडीआई का मान? कितना होता है? 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक। इसलिए इसे क्या कहते हैं? बहुप्रक्षेपी भी कहते हैं, बहुप्रक्षेपी भी कहते हैं। और इनका जो m/w यानी भार औसत अणुभार और संख्या औसत अणुभार है, इसमें भार औसत अणुभार का मान संख्या औसत अणुभार से क्या होता है? अधिक होता है। तो m/w ग्रेटर m/n। इस प्रकार से हम क्या कर लेते हैं? बहुप्रक्षेपणी या घातांक या सूचकांक या पीडीआई का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। अब एक और न्यूमेरिकल मैं देता हूं जिसके द्वारा आपको भार औसत अणुभार, संख्या औसत अणुभार और पीडीआई का मान ज्ञात करना है। और वो क्वेश्चन है, इसको आपको खुद को करना है जिस प्रकार से पहला मैंने बताया था संख्या औसत अणुभार के द्वारा ज्ञात करके, उसी प्रकार से ये भी है। और इसी के द्वारा हम तीनों ज्ञात करेंगे, भार औसत, संख्या औसत और पीडीआई का मान। जैसे बहुलक के एक नमूने में, बहुलक के एक नमूने में 20 अणु का द्रव्यमान, जैसे 2000 है, 2000 मान लो या 200 मान लो, कितना भी मान सकते हैं, ये संख्या हम चेंज कर सकते हैं। जैसे 2000 है, कितने का? 20 अणु का द्रव्यमान 2000 है तथा 30 अणु का द्रव्यमान, 30 अणु का द्रव्यमान कितना है? 3000। इसी प्रकार से 40 अणु का द्रव्यमान, 40 अणु का द्रव्यमान, 40 अणु का द्रव्यमान है 4000। तो भार औसत अणुभार, संख्या औसत अणुभार व पीडीआई का मान ज्ञात करो। तो संख्या औसत अणुभार को m/n से व m/w व पीडीआई का मान ज्ञात करो। यह क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आसान सा है। अब देखो ये न्यूमेरिकल चेंज और किस प्रकार से आप कर सकते हो खुद भी। जैसे 20 अणु का, जरूरी नहीं कि हम 20 का जैसे 2000, कोई फिक्स नहीं है, हो सकता है जैसे 10 अणु का द्रव्यमान जैसे 1000 ले ले या 100 है, कितना भी, ये संख्या आप चेंज कर सकते हो या ये भी आप कर सकते हो। अब देखो संख्या औसत अनुपात निकाल रहे थे तो m/n, इसके द्वारा फॉर्मूला हमने निकाल लिया था संख्या औसत अनुपात के अनुसार। तो देखो 20 अणु का कितना है? 20 इंटू टोटल कितना है? 2000 प्लस 30 का कितना है? इंटू 3000 है। 40 का कितना है? 4000 है। अपो टोटल उनकी संख्याओं का, यानी अणु की संख्याओं का, अणु की संख्या कितनी है हमारे पास में? 20 प्लस 30 प्लस 40। ये लो, इसको मल्टीप्लाई करो, जोड़ करो, और जो संख्या औसत अनुपात या जो संख्या है हमारे पास 20 30 40 है, इनको टोटल जोड़कर क्या करते हो? इसमें भाग दे दो, तो क्या आ जाएगा? m/n। तो ये आप बताओगे m/n का मान। दूसरा हम निकाल रहे थे क्या? भार औसत अणुभार। भार औसत अणुभार ज्ञात करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। जैसे 20 अणु का क्या था? 20 इंटू कितना है? 2000 है, तो 2000 को क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। प्लस 30 का कितना है? 30 प्लस कितना है? 3000, क्योंकि हमने सूत्र लिया था, सूत्र के अनुसार लगा दो स्क्वायर। प्लस 40 अणु का कितना है? 40 प्लस 4000 स्क्वायर कर दो अपॉन उनके टोटल कुल नमूने के अणु की कुल संख्या, यानी नमूने का कुल भार, नमूने का कुल भार हम निकाल रहे थे। तो 20 इंटू 2000 प्लस 30 इंटू 3000 प्लस 40 इंटू 4000, इसको भी मल्टीप्लाई करो और जोड़ो, और जो इसको ऊपर वाला जो मान आ रहा है उसमें क्या कर दो? इसका भाग दे दो, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? m/n का मान आ जाएगा।
अब निकालना हमारे को क्या, PDI का मान। PDI का भी ज्ञात करने के लिए सूत्र हमारे निकल के आया था m/w/m/n, यानी भार औसत अणुभार में किसका भाग दे दो, संख्या औसत अणुभार का। तो भार औसत अणुभार जो इसका मान हमारे पास में निकल के आया, भार औसत अणुभार ये था हमारे m/w, भार औसत अणुभार जो इसका आंसर है उसके आंसर में संख्या औसत अणुभार का जो आंसर है उसका भाग दे दो, हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगा, PDI का मान निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से हम बहुप्रक्षेपण या घातांक सूचकांक PDI का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक चलता है हमारा प्राकृतिक रबर, यानी रबर। नेक्स्ट है रबर। रबर, देखो रबर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक रबर और दूसरा होता है संश्लेषित रबर। प्राकृतिक रबर और सेकंड कौन सा गया, प्राकृतिक जो प्रकृति से प्राप्त हो, संश्लेषित जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। अब प्राकृतिक रबर कौन से होते हैं, फर्स्ट लेते हैं, यानी ये दो प्रकार के हो गए, प्राकृतिक रबर और संश्लेषित रबर। फर्स्ट हम लेते हैं प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर फर्स्ट। अब देखो प्राकृतिक कौन से है, इसे पॉलीआइसोप्रीन भी कहते हैं। प्राकृतिक रबर को क्या कहते हैं, पॉलीआइसोप्रीन भी कहते हैं। अब पॉलीआइसोप्रीन होता है, यह कैसे प्राप्त किया जाता है इसको, इसके पेड़ का वानस्पतिक नाम, पेड़ का वानस्पतिक नेम, यानी बोटनिकल नेम, वानस्पतिक नेम। तो देखो पेड़ का वानस्पतिक नाम, इसका वानस्पतिक नाम है हेविया, हेविया ब्रेसिलियंसिस, हेविया ब्रेसिलियंसिस। किसके, पॉलीआइसोप्रीन जो प्राकृतिक रबर है उसके पेड़ का बोटनिकल नेम हेविया ब्रेसिलियस। अब देखो इसको किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, इसको प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, इस पेड़ पर एक विशेष प्रकार क्या करते हैं, चीरा लगाते हैं। चीरा लगाकर इससे क्या करते हैं, रबर शीर या जो शीर होता है, लेटेक्स होता है, उसको क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। इससे रबर शीर को निकालने के बाद में हम क्या करते हैं, इसको पात्र में डालकर और सर्वप्रथम इसका क्या करते हैं, तनुकरण करते हैं। तनुकरण करने के लिए इसमें यानी लगभग 90 से 80% तक इसमें क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, इसका तनुकरण हो जाता है। इसका तनुकरण करने के बाद में इसमें 1% एसिटिक अम्ल मिलाते हैं, 1% एसिटिक अम्ल मिलाते हैं, जिससे क्या होता है, इसमें जो रबर के जो कोलोइडी जो कण होते हैं वो कोलोइडी कणों का क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। कोलोइडी कणों का क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है, जिसको हम क्या कर लेते हैं, छान लेते हैं। अब जो हमारे को जो रबर प्राप्त है वो रबर होगा क्रेप रबर। क्रेप रबर, ये जो क्रेप रबर है ये किसी भी काम का नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ही परिवर्तनशील होती हैं, जिससे क्या होता है कि ये उपयोगी नहीं होता है। अब कौन कौन सी ऐसी भौतिक अवस्थाएं होती हैं या उपयोगी क्यों नहीं है, वो कारण है, फर्स्ट कारण आ गया इसका, क्योंकि इसकी जो प्रत्यास्थता होती है, तन्यता होती है, वो क्या होती है, कम होती है। प्रत्यास्थता क्या होती है इसकी, बहुत ही कम होती है प्रत्यास्थता, और तन्यता इसकी क्या होती है, बहुत ही कम होती है प्रत्यास्थता। दूसरा हम देखते हैं कि इसकी जो प्रत्यास्थता हुई, तन्यता हुई, ये क्या हो गई, कम होती है। तीसरा सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कि ये जो जल वगैरह होता है, तो जल वगैरह जो अवशोषण क्षमता होती है, जल अवशोषण की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, जल अवशोषण की क्षमता इसमें क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। इस कारण क्या है, उपयोगी नहीं। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि जो अध्रुवीय विलायक होते हैं, अध्रुवीय विलायक जैसे ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, पेट्रोल हो गया, आदि पदार्थों में ये क्या होता है, विलयशील होता है। तो तीसरा कौन सा आ गया, बेंजीन, ईथर, पेट्रोल आदि में क्या होता है, ये विलयशील होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि ये जो ऑक्सीकारकों के प्रति भी प्रतिरोधकता या प्रतिरोधी नहीं होता है। ऑक्सीकारकों के प्रति, ऑक्सीकारकों या ऑक्सीकर्मक
के प्रति भी क्या होता है, यह प्रतिरोधी नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं कि हमने जैसे ऊपर देखा इनकी जो तनन सामर्थ्य वगैरह होती है, जो प्रत्यास्थ वगैरह होती है, वो भी क्या होती है, काफी कम। तो देखो क्रेप रबर होता है वो उपयोगी क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी जो से प्रत्यास्थता, तन्यता या गलनांक, कवथनांक, ये भी आप मान सकते हो, ये क्या होता है, बहुत ही क्या होती है, इसके कम होती है। इसका जो जल अवशोषण होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तीसरा पॉइंट इसका बेंजीन, ईथर, पेट्रोल आदि में क्या होता है, ये विलयशील होता है। फोर्थ देखते हैं कि ये ऑक्सी कारकों के प्रति जो जंग को बढ़ाने वाले ऐसे कारक होते हैं, इनके प्रति भी क्या होता है, ये प्रतिरोधी नहीं होता है। इस कारण ये क्रेप रबर किसी काम का नहीं। अब क्या करें, ये उपयोगी नहीं है, इसको उपयोगी बनाने के लिए ये जो भौतिक अवस्थाएं मैंने बताई है, या ये जो अवस्थाएं मैंने बताई है, इन अवस्थाओं में क्या करना पड़ेगा, हमारे को इसको परिवर्तित करना पड़ेगा। तो परिवर्तित करने के लिए हमारे को सीधा सा है कि आगे क्या करें, इसको हम सल्फर है, सल्फर के साथ में क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, और सल्फर के साथ गर्म करेंगे तो इसको क्या कहते हैं, वल्कनीकरण कहते हैं, जो आगे करेंगे हम। अब देखते हैं इसका संगठन व संरचना। संगठन व संरचना, तो देखो संगठन व संरचना इसका क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, और इसका संरचना सूत्र क्या होता है। किसका देख रहे हैं, प्राकृतिक रबर का। तो संगठन व संरचना, देखो इसका जो संगठन व जो संरचना होती है वो क्या होता है, यानी आइसोप्रीन 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइईन। 2 मेथिल, इसका आईपीएसी नाम तो आ गया 2-मेथिल 1,3 यानी 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइईन, ब्यूटाडाइईन 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाई, जिसे कहते हैं आइसोप्रीन भी कहते हैं, आइसोप्रीन भी कहते हैं। अब इस आइसोप्रीन जो 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइईन है, इसका जो संगठन है, इसका संगठन इसका सूत्र हो गया C5H8 और यहां लगा देते हैं N, क्योंकि पॉलीमराइजेशन होगा, बहुलीकरण होगा, तो C5H8N होता है। अब सर्वप्रथम इसका क्या करते हैं, हम संरचना सूत्र डाल लेते हैं। तो देखो 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइईन बहुत इजी आसान सा है। कितने हैं, 4 कार्बन है, तो देखो 1 2 3 4। अगला कह रहा है कि 2-मेथिल यानी 2 के ऊपर या तो इधर से नंबरिंग कर दो या इधर से नंबरिंग कर दो, तो ये लो CH3, और 1,3-ब्यूटाडाइईन तो यहां से डाल दो, जैसे ये लो, और 1 2 इधर से ले रहे नंबर 1 2 3, और यहां डाल दो डबल बॉन्ड। बाकी के जो कार्बन है, इन कार्बन को क्या कर दो, हाइड्रोजन जोड़ के इनकी बैलेंस कर दो। CH2, ये 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइईन, 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइईन, ये इसका संरचना सूत्र आ गया। अब देखो इसको हटा देता हूं, 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइईन, इसका क्या करते हैं, हम बहुलीकरण करते हैं। और बहुलीकरण किस प्रकार से करते हैं, तो देखो इसको उठाओ यहां से, CH2 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइईन जो आइसोप्रीन है, इसका बहुलीकरण कर दो। बहुलीकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी n इकाइयां ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, n इकाइयां ले लेते हैं, n इकाइयां लेते हैं और इसका बहुलीकरण करवाते हैं। तो देखो ये जो पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये पाई बॉन्ड दिखाई दे, ये बॉन्ड क्या होंगे, ऐसे टूटेंगे, और टूट के किस प्रकार से होगी संरचना, CH2 क्या आ रहा आगे, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ये बॉन्ड कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, डिलोकेलाइज वगैरह विस्तारीकृत, CH, यहाँ आ जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH आ गया, CH यहाँ से दो। अब देखो यानी कार्बनिक संयोजकता 4 के साथ इस हाइड्रोजन को हटा, तो देखो बॉन्ड आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा CH2, ये बॉन्ड निकल जाएगा, ये लो N। ये है 2-मेथिल 1,3-ब्यूटाडाइईन, और ये क्या बन गया, यानी जिसे आइसोप्रीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोप्रीन। और किसका निर्माण हो गया, पॉलीआइसोप्रीन, पॉलीआइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन का बहुलीकरण कराने पर पॉलीआइसोप्रीन बनता है। अब देखो इसके 2 समवायी प्राप्त होते हैं,
किसके? प्राकृतिक रबर के दो समावयवी प्राप्त होते हैं। कौन कौन से समावयवी? एक समावयवी होगा इसका समपक्ष और दूसरा कौन सा होगा इसका विपक्ष। एक समपक्ष और दूसरा इसका विपक्ष। तो देखो समपक्ष तो कौन सा होगा? जो समपक्ष होगा वो होगा इसका प्राकृतिक बहुलक या प्राकृतिक रबर, और इसका जो विपक्ष बनता है उसे कहते हैं गट्टा पारचा। गट्टा पारचा। अब देखो पॉलीआइसोप्रीन के 1,4 शीर्ष पुच्छ योग के आधार पर रबर के दो समावयवी प्राप्त। अब 1,4 किस प्रकार से? जैसे ये पॉलीआइसोप्रीन है, पॉलीआइसोप्रीन की जैसे ये ले लिया, ये ही मैंने संरचना जो हमारा उत्पाद प्रोडक्ट के रूप में बना था। तो देखो किस प्रकार से 1 और 4 कौन सी हुई? देखो इधर से जैसे 1 2 3 4, 1 और 4 ये है इसकी। अब 1 4 के आधार पर इसका ये तो गया, मान लो जैसे शीर्ष हो गया, ये कौन सा हो गया इसका पुच्छ। अब यदि समान समावयवी यानी समान इकाइयां एक ही तरफ होती है, इसकी संरचना में समान इकाई यानी एक ही तरफ होंगी तो होगा समपक्ष, और वो इकाई यदि एक दूसरे के विपक्ष होगी तो वो कौन सा हो गया यानी विपरीत होगी तो वो कौन सा गया ट्रांस यानी विपक्ष रूप। विपक्ष रूप को क्या कहते हैं? गट्टा पारचा। पहले हम समपक्ष को देख लेते हैं, यानी पहले समपक्ष की संरचना देख लेते हैं। तो प्राकृतिक रबर की शीर्ष वाला जो भाग है, समपक्ष वाला जो भाग है, इसको हम देख लें। 1,4 पॉलीआइसोप्रीन का समपक्ष यानी प्राकृतिक रबर 1,4 का के पॉलीआइसोप्रीन का समपक्ष रूप यानी 1,4 शीर्ष पुच्छ भाग के योग के आधार पर इसके दो समावयवी कौन सा हो गया? शीर्ष और दूसरा कौन सा हो गया? ट्रांस। अब देखो शीर्ष और ट्रांस के आधार पर हम देखते हैं किस प्रकार से जोड़ते हैं। जैसे ये इकाइयां हैं, इसको हम यानी शीर्ष और पुच्छ के योग के आधार पर देखते हैं, तो इसकी संरचना को इस प्रकार से लिख देते हैं। जैसे कार्बन, जैसे CH3, जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन से कौन कौन से समूह जुड़े हुए हैं? CH2 समूह और CH3 समूह। और देखो असंतृप्त है ये, इस कार्बन के मध्य क्या है? डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो ये लो कार्बन डबल बॉन्ड, और क्या आ गया? इससे क्या जुड़ा? दूसरे वाले जो कार्बन से डबल बॉन्ड से जो जुड़ा हुआ है, इससे क्या जुड़ा हुआ है? एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्या जुड़ा हुआ है? इसी कार्बन से CH2 समूह जुड़ा हुआ है। तो देखो ये कार्बन, अब देखो क्या क्या जुड़ा हुआ था इससे? H, और दूसरा क्या जुड़ा हुआ है? CH2 समूह। और इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ? देखो एक तो CH2 समूह जुड़ा है और एक CH3 समूह, तो ये लो CH2 समूह। इसका ये देखो जैसे ये आ गया 1, ये इसको हम जैसे शीर्ष मान सकते हैं, तो 1 4, तो 4 देखो यहां से 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4, ये 4 के अब देखते समपक्ष। इसी प्रकार की एक इकाइयां का एक बार पुनः उतारो यहां से, तो देखो C डबल बॉन्ड C, क्या क्या जुड़ा हुआ इस कार्बन से? CH3 CH2। अगले वाले कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ है? H और CH2 समूह। इसी प्रकार से एक और ऐसी इकाई एक और उतार दो यहां, तो C डबल बॉन्ड C H CH2, ऊपर CH3 और नीचे क्या जोड़ देते हैं? CH2। अब देखो समपक्ष रूप देख रहे हैं, समान समूह देखो, ये CH2 इस वाले बॉन्ड को दोनों को जोड़ देते हैं, ये लो। इसी प्रकार से ये जो CH2 अगले वाले जो कार्बन से जो CH2 ले रहे दूसरी एक इकाई, इनको दोनों को जोड़ दो। इस प्रकार से क्या होगा? ये भी क्या होगा? जुड़ता रहेगा, और ये इकाइयां क्या होती रहेंगी? चलती रहेंगी। अब इसमें समपक्ष रूप कैसे पता करोगे? ये देखो CH2 समूह नीचे की तरफ, ये भी CH2 समूह नीचे, अगला जोड़ेगी ये भी समूह क्या होगा? नीचे। तो एक ही तरफ यानी नीचे की ओर समान समूह क्या हो रहे हैं? ये चल रहे हैं। इसे क्या कहते हैं? समपक्ष रूप। और ये जो समपक्ष रूप होता है वो कौन सा होता है? प्राकृतिक रबर या प्राकृतिक बहुलक भी इसे कह देते हैं। अब सेकंड कौन सा है इसका? यानी विपक्ष रूप, जिसको हम क्या कहते हैं? गट्टा पारचा। गट्टा पारचा, गट्टा पारचा।
गट्टा पार्जा कौन सा हो गया, विपरीत। वही 1/4 यानी विपक्ष हो जाएंगे। विपक्ष करने के लिए देखो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो ऊपर वाली जो संरचना है यानी इसमें समझो CH2 नीचे की तरफ था। अब हमारे को इस कार्बन से ये जो CH2 है और हाइड्रोजन इसको चेंज कर दो, यानी रोटेट करवा दो, घुमा दो, तो घुमा दे क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसको भी घुमा दे तो क्या हो जाएगा, ऊपर। तो देखो कैसी संरचना प्राप्त होती है, C डबल बॉन्ड C H CH2 एक संरचना, ये देख लो, देखो CH3 और CH2 जोड़ दो इस इकाई को, तो यहां से CH2 C डबल बॉन्ड C और ऊपर की तरफ CH3। अब इसको करा दो रोटेट, घुमा दो इसको, CH2 क्या चला जाएगा ऊपर, हाइड्रोजन क्या जाएगा नीचे, तो CH2 और हाइड्रोजन क्या गया नीचे। अगली वाली इकाई को, दूसरा वाला कार्बन है, इसको भी रोटेट करा दो, तो क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला क्या जाएगा ऊपर, तो CH2 C और ऊपर वाला जो CH3 समूह क्या आ जाएगा नीचे, डबल बॉन्ड C। अब क्या कर दो H और CH2, तो देखो CH2 समूह नीचे, अगली वाली संरचना में क्या आ रहा है ऊपर, अगली वाली संरचना में क्या जाएगा नीचे, अगले वाले में क्या जाएगा ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, विपक्ष रूप। और विपक्ष रूप क्या कहलाता है, गट्टा पार्चा। विपक्ष रूप यानी 1/4 जो शीर्ष पुच्छ इकाइयां होती हैं वो क्या होते हैं, ऊपर नीचे यानी एक दूसरे के अपोजिट जुड़ती रहती हैं, और वो क्या कहलाता है, गट्टा पार्चा, विपक्ष रूप कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे रबर का वल्कनीकरण। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा रबर का वल्कनीकरण, जिसको अगली वाली वीडियोज में आप देखोगे।